ओके, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ईसीपी। तो आज का जो सेशन है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे हम आज क्लास के अंदर। तो सब लोग रेडी हैं भाई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है भाई? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? जी से। और जी क्या होता है आपका? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, राइट? शेयर स्ट्रेन। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, टाउ अपॉन फाई। किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं ना इसको। तो टाउ अपॉन फाई। तो एक तो ये हो गया। इसके साथ तुम्हें एक और चीज पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशियो होता है भाई? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो ये भी तुमको पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन विल बी, इसको सिग्मा एप्सिलॉन से दिखाते हैं। तो द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक और कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं के। के क्या होता है आपका? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तो ये तीन चीजें तुम्हें पूछी जा सकती है, तो ये ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील के लिए, फॉर माइल्ड स्टील जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? किसी को पता है? 0.77 टू 0.80 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके। अगर बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल नॉर्मल यानी सॉरी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, तो ये कितना होता है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। सोचो थोड़ा सा। ऑल ऑफ द होता आंसर तो मैं क्वेश्चन लेके आता। टाइप ऑफ मटेरियल, बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ पे है। अगर मैं बात कर रहा हूँ माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील में तुम्हें कहीं इधर मिलता है ना पॉइंट हमारा, इस जगह पे। ये होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ तक वैलिड होता है भाई? इसमें क्या वैलिड होता है? हुक्स लॉ वैलिड होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ वैलिड रहेगा सिर्फ यहां तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। हुक्स लॉ इज वैलिड, राइट? ठीक है, एक चीज ये रहेगी। अब अगर मैं किसी और मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा, तो जरूरी तोड़ना वो यहीं पे आएगा ये पॉइंट। अबे होगा क्या ऐसा? नहीं होगा ना। तो वो अलग अलग आएगा। कंक्रीट का होगा तो अलग निकल के आएगा, कोई और मटेरियल हुआ तो अलग निकल के आएगा। लेकिन मैंने एक इसका बनाया स्टील का। तो ये पहली चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी इसमें, कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये शेयर भी रहेगा। ठीक है, ये दोनों, यानी हुक्स लॉ वैलिड रहता है यहाँ तक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मटेरियल पे। अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी चेंज होगा। और वो चेंज होगा तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी चेंज होगी। तो इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस of its modulus of rigidity. The Poisson ratio of material is, किस फॉर्मूले से निकालेंगे? E इक्वल टू, बोलो, 2g1 + म्यू। यही होता है ना? 1 + म्यू होता है इसमें। अब ये बोल क्या रहा है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ट्वाइस ऑफ जी। तो सिंपल है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये ई किसके बराबर है? 2g के बराबर है। 2g1 + म्यू। तो ये तो हट गया, ये इधर आ गया 0। क्यों गलत है?
अलग अलग ही हो रहा है बंदा है। ये वन हो जाएगा ना, क्या हो गया तुमको, ये वन प्लस म्यू है, और इधर म्यू है, वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो है इसका आंसर। आंसर क्या होगा, जीरो। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं भाई, वो देखो। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही तुम्हें ध्यान रखना है, ये क्या होता है, टू जी वन प्लस म्यू। किस किस का रिलेशन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन रेशियो। ई इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला होता है, थ्री के वन माइनस टू म्यू। ए के भी हमारा फॉर्मूला होता है। ई के और म्यू के बीच का रिलेशनशिप है। एक फॉर्मूला हमारा और होता है, नाइन के जी अपॉन थ्री के प्लस जी। ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे मेजरली, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूलों को याद रखोगे तो सब जगह अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार आर डबल्ड, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट अंडर इट्स ओन वेट विल बी डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, इंक्रीज टू द टू टाइम्स और इंक्रीज फोर टाइम्स। क्या आंसर होगा? हम्म। अच्छा यहाँ देखो, स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या है, लोड अपॉन एरिया होता है ना। और जब ये बात कर रहा है कि प्रिज्मेटिक बार है और ओन वेट की बात कर रहा है, तो तुम्हें याद है जब ये इस तरीके से हमारा प्रिज्मेटिक बार लगा हुआ हो कहीं पे इस तरीके से, और इसका खुद का वेट, वेट कैसे निकालते हैं पता है ना तुमको, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम से। और यूनिट वेट, वॉल्यूम क्या बन जाएगा इसका, एरिया इनटू लेंथ। तो डब्ल्यू क्या आ गया, यूनिट वेट ए इंटू एल, यही है ना। ये स्ट्रेस पूछ रहा है, इलोंगेशन नहीं पूछ रहा। अगर इलोंगेशन होता तो फिर चीजें अलग होती। तो यहाँ पे स्ट्रेस पूछ रहा है। तो देखो पहले वाले में कितना है तुम्हारा, सिग्मा। अब क्या करना है, सब कुछ डबल कर देना है ना, यही बोला है। तो देखो वेट क्या हो जाएगा, डब्लू बाय ए, रखो वैल्यू, गामा इंटू टू ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एल, और इसमें भी एरिया क्या हो जाएगा, टू ए से टू ए कट गया। आगे लेके आओगे इसको, तो ये क्या टू टाइम्स बता रहा है ना, टू टाइम्स आएगा ना, देखना जरा। डब्ल्यू ए, ये टू से टू हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आएगा, टू टाइम्स ही तो बच रहा है। तो सिग्मा का अगर मैं रेशियो करूंगा, देखो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गामा इंटू ए इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ए से एक कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा गामा एल। इस वाले को देखो, ये क्या बन गया, टू गामा एल। तो ये सिग्मा वन रख लो, इसको सिग्मा टू रख लो। तो अगर तुम डबल कर रहे हो, तो देखो पहले वाले का कितना हो गया, ये दो गुना हो गया। तो किसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाय टू टाइम्स। तो इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। अब अगर तुम्हें डेल्टा पूछता सपोज, अब इसका जो सेल वेट की वजह से इलोंगेशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? ये क्या होता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं डायमेंशन को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो इसका इलोंगेशन फिर कितना टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो गामा, अगर मैं इसको डबल कर दूं, टू ई, तो ये कितना बन जाएगा पहले वाले का, फोर गामा एल स्क्वायर बाई टू ई। तो कंपैरिजन देखो इसका और इस वैल्यू का, कितना टाइम हो रहा है, फोर टाइम। तो इलोंगेशन में फोर टाइम होता है, लेकिन जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में कितना टाइम होता है, टू टाइम्स। पहले वाले का कंपैरिजन करो, टू टाइम्स। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं भाई? किसके लिए पूछ रहा है, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कितने होते हैं, दो। ये पता है ना तुमको, ये टेबल सी बनवाई थी मैंने। अगर तुम्हारा आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस मटेरियल हो, होमोजीनियस, तो फिर कितने कांस्टेंट होते थे, दो। एनिसोट्रोपिक के लिए कितने होते थे, 21। और ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितने होते थे,
ऑर्थोट्रॉपिक के कितने होते थे 9, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा तुमको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। ए, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बोला सबने, ए सही है भाई। तो लिमिटिंग जो तुम्हारी वैल्यू होती है जब हम कोई भी मटेरियल कंसीडर करते हैं, चाहे आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, ठीक है, तो जो भी हमारे नोवेल फॉर्म्स होते हैं, तो ये कितना होगा, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसको 2 लिखो। ये 1, -1 से लेके कितना हो सकता है, 0.5। तो जनरल रेंज जनरली कितना, जो बाकी हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं या कुछ जिनकी भी वैल्यू, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनकी रेंज जो है ये रहती है। तो म्यू की रेंज कैन बी दिस। और हमको क्या पूछा है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ म्यू कैन गोज कहाँ से, -1 से 0.5 तक। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ किसके लिए होता है, नोवेल फॉर्म्स या फिर जो हमारे ऑक्सिलरी मटेरियल होते हैं। 0.5 हमारा किसके लिए होता है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है। प्लास्टिक मटेरियल में और किस मटेरियल में किसका होता है, रबर का होता है ना 0.5। तो ये ध्यान रखना, 0.5 रबर का रहता है, तो मैक्सिमम जाएगा वहां तक, ठीक है। तो ये होगी हमारी लिमिटिंग वैल्यू, ये होगी हमारी एक जनरल रेंज। आगे बढ़ते हैं भाई। टू बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑफ सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स। If the bar have unit elongation in the ratio of 4/7, then the ratio of modulus of velocity of two material is A। तेरे को कैसे पता इसका ये है। अच्छा, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, PL अपॉन ए। इसको 1 कर दो, दोनों पे सेम फोर्स है, सेम साइज है, सब कुछ ही सेम है। हमको इसको बैक करना चाहिए था, चलो। सेम साइज है, बस मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट है कि नहीं है। तो यहाँ देखो PL/AE2, ये गया, इससे ये चला गया, रेशियो बनाओ। तो यहाँ Δ1/Δ2 ये ऊपर चला जाएगा, E2/E1। Δ1 कितना दे रखा है 4/7। हमको क्या निकालना है, हमने मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का रेशियो निकालना है ना। तो ये कितना दे रखा है मुझे, 4/7 दिया हुआ है ना, और हमें पूछा उल्टा है, मैंने ये वो कर दिया। तो E1/E2 क्या हो जाएगा बताओ, 7/4। बस, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये भी ध्यान रखना कि इलोंगेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के। जिसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा, तो अंडर द लोड उसका इलोंगेशन क्या आएगा, कम आएगा। तो ये भी तुमको दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई के, यानी अगर मटेरियल की क्वालिटी बढ़ेगी तो उसमें जो तुम्हारा इलोंगेशन है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। द इलोंगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू, ये तो पता है तुम लोगों को, अभी प्रिज्मेटिक बार का मैंने बताया था ना। सी, ठीक है। देखो प्रिज्मेटिक बार का डेल्टा, डेल्टा प्रिज्मेटिक बार मैं ओन वेट के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या है भाई, हाँ, क्या मतलब है प्रिज्मेटिक बार का। हम देख रहे हैं इलोंगेशन अंडर सेल्फ वेट या फिर ओन वेट के नीचे। तो डेल्टा ऑफ प्रिज्मेटिक कितना होता था हमारा, Γ L² अपॉन 2E। अच्छा, डेल्टा ऑफ, अब प्रिज्मेटिक बार का मतलब ये है कि थ्रू आउट उसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया जो थ्रू आउट उसका कैसा होगा, सेम, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसे बोलते हैं प्रिज्मेटिक, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम। हमें पूछा क्या है, कोनिकल बार। कोनिकल बार के लिए ये वैल्यू कितनी आती थी भाई, Γ L² अपॉन 6E। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 ऑफ Γ L² अपॉन 2E। तो वहां पे देखो ऊपर वाले से मैच कर रहा है, इसका मतलब है डेल्टा ऑफ कोनिकल बार, डेल्टा ऑफ कोनिकल बार क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ डेल्टा ऑफ
प्रिज्मेटिक बार। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार, सी। ठीक है। नेक्स्ट, if material has identical properties in all direction it is said to be। हाँ, वेरी गुड, आइसोट्रॉपिक सही आंसर है। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई मटेरियल है भाई, और किसी पॉइंट से अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, ये E1 है, ये E1 है, ये E1 है, तो ये क्या बोलते थे हम उसको? आइसोट्रॉपिक बोलते थे। तो वही तो बोल रहा है। ठीक है। अब ये क्या हो जाता है हमारा? आइसोट्रॉपिक। ये भी क्या हो जाता है हमारा? पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा हूं ना मैं, आइसोट्रॉपिक। ठीक। होमोजीनियस क्या होता है भाई? कि किसी गिवन डायरेक्शन में ये E1 है, दूसरे पॉइंट पे देख रहा हूं इधर E1 है, इधर में गया E2 है, इधर में गया E2 है, तो ये वाला मटेरियल क्या है? गिवन डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है तो होमोजीनियस। ठीक है। ये डायरेक्शन में मैं किधर भी जा रहा हूं सेम प्रॉपर्टी मिल रही है तो आइसोट्रॉपिक। अब कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो जरूरी नहीं है कि वो होमोजीनियस हो, क्योंकि यहां देखो मैं ई वन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या E2 डिफरेंट हो गया ना। हम तो क्या बोल रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो जरूरी नहीं है कि वो होमोजीनियस हो, और अगर कोई होमोजीनियस है तो जरूरी नहीं है कि वो आइसोट्रॉपिक हो। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन होता है एक, वो क्या होता है? आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस। तो वो मटेरियल कैसा निकल के आएगा बताओ? उसमें क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन में जाओ ई, इधर भी गए ई, इधर भी हमारा ई है, इधर भी ई है, तो ये डायरेक्शन को भी डिफाइन कर रहा है और तुम्हारे पॉइंट को भी डिफाइन कर रहा है। तो ये तुम्हारी पॉइंट कहाँ गया? ये वाली पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, ऐसा भी पूछता है। और ये हमारी डायरेक्शन बेस्ड होती है, डायरेक्शन बेस्ड, क्योंकि मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ? डायरेक्शन देख रहा हूँ। ठीक है। वो क्या बन जाएगा? होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, when the member is subjected to axial tensile load the greatest normal stress is equal to। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ते थे, टाउ का वैल्यू क्या होता था तुम्हारा? सिग्मा एक्स बाय 2 sin 2 थीटा। इसकी टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा क्या होगा? 45। तो ये क्या बन जाएगा? टाउ मैक्स। और ये कितना आता है तुम्हारा? सिग्मा x/2 sin 90 कितना होता है? 1। तो जब ये पूरा 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स। तो नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये होगा इसका आंसर। ठीक है। तो कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज कांस्टेंट, वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन द प्लेन्स, या नन ऑफ द अबव। कांस्टेंट, वेरी गुड। ये हमने कई बार डिस्कस भी किया था क्लास में। मैंने क्या बताया था? ये क्या है तुम्हारा? नॉर्मल स्ट्रेस किसी ऑब्लिक प्लेन पे प्लस नॉर्मल स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इक्वल टू किसके बराबर आता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, और ये क्या होगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये पहले दो स्ट्रेस कौन से हैं भाई हमारे? ये हमारा स्ट्रेस किस पे था? और ये ऑब्लिक प्लेन पे। ये किस पे था? उस ऑब्लिक के भी 90 डिग्री पे, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे। उनका सम किसके बराबर होगा? जो तुमने स्ट्रेसेस लगाए थे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई प्लेन पे, किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल के। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इनका सम क्या होगा? कांस्टेंट। और शेयर का बताना जरा। टाउ प्लस टाउ डैश क्या आता है? 0। तो ये भी ध्यान रखना। अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है, या तुम्हारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे अगर मैं जाऊंगा वहां से, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 0। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम कांस्टेंट होता है और शेयर का सम क्या होता है? 0। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल फॉर 2 इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस
ऑफ मैग्नीट्यूड पी इज, क्या होगा भाई? रेडियस बोल रहा है, रेडियस क्या होती है मोहर सर्कल की, किससे दिखाते हैं हम? टाउ मैक्स है ना। टाउ मैक्स क्या होता था? बोलो, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। सिग्मा वन कितना दिया प्रिंसिपल स्ट्रेस? दोनों ही पी है, पर ये दोनों कैसे इक्वल एंड अनलाइक, तो माइनस एक क्या होगा? पॉजिटिव, ये टेंसाइल नेचर का, दूसरा क्या होगा? कंप्रेसिव नेचर का। ये क्या बन गया तुम्हारा? टू पी बाई टू। टू काटो इसको, कितना आ रहा है? पी। तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो इसमें समझो इस तरीके से प्रिंसिपल, ये सिग्मा वन पी है, ये वाला फिर कंप्रेसिव नेचर का है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो प्लस का लिखूंगा, इसको लिखूंगा तो कैसे लिखना पड़ेगा? माइनस का। कितना आंसर होगा? पी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछता है तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अकॉर्डिंग टू द रैंकाइंस हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल इज, किस थ्योरी के अंडर होता है? सबसे पहली थ्योरी थी जिसको हम रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते थे, यही तो है, रैंकाइंस थ्योरी। ए, राइट। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी किसी को याद है? सेंट वेनेंट। और ये वाली कौन सी होती थी? टेरेस्का। टेरेस्का थ्योरी फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखना है। ये वाली थ्योरी जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो इतना ही पूछता है, तुम्हें ध्यान रखना। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। और ये ऊपर वाला जो हमें पूछा था, हमें किसके लिए पूछा था? ब्रिटल के लिए। तो ब्रिटल के लिए कौन सा लगता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, यानी रैंकाइंस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम अकर्स वेयर? हाँ, क्या होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम अकर वेयर? डी, वेरी गुड। डी सही है। शेयर फोर्स अपने साइन चेंज कर रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, ये देखो, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, राइट। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लगा देते हैं यहाँ पे यूटीएल। तो लोड कितना है ऊपर से? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ एल है। तो मुझे बताओ रिएक्शन कितनी आएगी भाई, पहले ये बताओ। सब लोग बताना रिएक्शन कितनी आएगी। ये टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी लोड की? डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू एल। और पूरी बीम पे लग रहा है तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। क्या इसमें सोचना है? अब ये कितना डिस्प्लेस करेगा? शेयर फोर्स हमेशा कितना डिस्प्लेस करता है? जितने उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये कैसा है? कांस्टेंट। इससे 1 डिग्री ज्यादा क्या जाएगा? लीनियर। थोड़ा इधर बन गया, अरे ये बनेगा आपका इसका। ठीक है, तो ये होगा डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव, और ये कैसा होगा? नेगेटिव, राइट। और यहीं पे जब शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो तुम्हें पता है ये लीनियर है, तो इसका ये कैसा आएगा? पैराबोलिक। और इसकी हाइट कितनी होती है भाई? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है तुम्हारा ये। तो जहां पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है वहां पे क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। दिख रहा है ये साइन चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे मैक्स। तो इसका आंसर होगा डी। A simply supported beam of span L carries over its full a simply supported beam of span L carries over its full span a load varying linearly from 0 at either end. ठीक है, 2 W kilonewton per unit length at mid span. The maximum bending moment occur at, अच्छा तेरा आंसर आ भी गया क्या? डी। बिल्कुल सही है भाई, डी। क्यों? ये ऐसा है बीम, यहां देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, याद करो ये इस तरीके का हमने किया था। वो बोल रहा है आइदर एंड पे 0 है। इट मींस एट सपोर्ट द वैल्यू ऑफ जो यूवीएल तुम्हारा जा रहा है वो 0, और मैक्सिमम कहाँ पे? सेंटर पे। और कितना लग रहा है? ये बोल रहा है कि ये लग रहा है आपका, ये लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, लेंथ एल हो गई। अब रिएक्शन बताओ भाई, कौन बताएगा रिएक्शन इसकी कितनी होगी? कई बार बता रखा है ना तुमको। ये ऊपर लोड कैसा होगा? कितना होगा ये लोड? एरिया निकाल दो इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना होगा? डब्ल्यू एल बाई टू।
इधर कितना आएगा WL/4, इधर कितना आएगा WL/4, राइट। और अगर ऐसा होगा तो तुम्हें याद है इसका SFD कैसा बनता था, बताना। ये कितना डिस्प्लेस करेगा जितना ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये कैसा है, नेगेटिव, कैसा है ये, नेगेटिव, नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसे जाता है, इस तरीके से। ये कैसा है, नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग कैसे जाता है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा रहेगा इसका, और ये इसको ऊपर धकेल देगा वापस, ये होगा पॉजिटिव, होगा नेगेटिव, ऐसे बनता था ना इसका। ठीक है, अब इसके बाद बनाएंगे BMD। तो BMD तो अपने को आसान है। यहाँ पे तो देखो सिंपली सपोर्टेड, मूवमेंट जीरो, मूवमेंट जीरो, तो यहाँ पे भी मूवमेंट जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है, ऐसा। नेगेटिव, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसा होता है, ऐसा। पता है ना सबको। ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये होती है WL²/12। निकाल भी सकते हो तुम इस वैल्यू को। हमको मूवमेंट एक्चुअली में निकालना कहाँ पे, इस जगह पे निकालना है ना। हमें मूवमेंट कहाँ पे निकालना है, इस जगह पे निकालना है ना। यू कैन कैलकुलेट इट, कैसे। ये कितना लेंथ है भाई, L/2, WL/4 इंटू L/2, यही होगा। दिस मूवमेंट, मतलब ये वाला शेयर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये ऊपर से भी तो लोड लग रहा है, पहले इस लोड की इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। माइनस का हाफ इंटू बेस कितना है L/2 इंटू हाइट कितनी है W, कितने से एक्ट करेगा इधर से, L/3 पे ना। तो L/2 का L/3 कितना होगा, L/6। तो ये कितना बन गया WL²। ये कितना हो जाएगा WL²/8 माइनस, ये कितना बन जाएगा WL²/24 ना। ठीक है, लो इसमें से 24, 3 जा जाएगा WL², ये 1 जा जाएगा WL², या 2WL²/24। कट करो इसको, कितना आ गया WL²/12। तो जहां पे भी पूछा बस वहां पे सीधा सेक्शन कट करके निकाल दो। आंसर इसका क्या होगा, D। अगर याद नहीं होता है तो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इन द पोर्शन ऑफ द बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड इज। वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अभी बताया मैंने तुम्हें। अबे यहाँ देखो, ये लीनियरली वेरिंग, लीनियरली वेरिंग है ना, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, ये क्या जा रहा है 2 डिग्री, ये क्या जा रहा है 3 डिग्री। अगर ये लीनियर है तो ये क्या होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पैराबोलिक। तो देखो इसमें क्यूबिक पैराबोलिक, ये यही पूछा है ना हमको, कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड UVL, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा क्यूबिक पैराबोलिक। BMD ही पूछा था ना, BMD। ठीक, हमेशा ध्यान रखना। अगर देखो लोड तुम्हारा जीरो है, ये लोड के लिए लिख रहा हूं मैं, और ये SFD के लिए लिख रहा हूं, ये BMD के लिए लिख रहा हूं। लोड अगर जीरो है, जीरो, तो यहाँ पे SFD क्या आएगा, कांस्टेंट, और ये कितना आएगा 1 डिग्री। अगर तुम्हारा लोड कांस्टेंट है, अब जीरो कैसे होगा, मान लो ऐसी कोई पोर्शन है बीम का, ये पॉइंट लोड है, तो ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन में लोड क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो लोड है इस पोर्शन में, तो वहां पे कांस्टेंट बनेगा, BMD लीनियर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कांस्टेंट लोड कैसे हो सकता है, जब हमारा क्या होगा, ऐसा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो SFD क्या आएगा, लीनियर, ये क्या हो जाएगा पैराबोलिक 2 डिग्री। यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारी लोडिंग ऐसे हो, लीनियर 1 डिग्री, ठीक है, तो ये 1 डिग्री हुआ, तो ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री, और ये बन जाएगा 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है हमारा, क्यूबिक पैराबोलिक। ठीक है, सेकंड डिग्री क्या होता है, पैराबोलिक। तो रिलेशन क्या बन रहा है इन सबके बीच में, बताओ। ये बन रहा है कि लोड से 1 डिग्री ज्यादा SFD होगा, और ये SFD से 1 डिग्री ज्यादा BMD होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछे तो क्या होगा, 2 डिग्री ज्यादा। तो शेयर फोर्स डायग्राम विल बी कितना, 1 डिग्री मोर देन लोड, और BMD 1 डिग्री मोर देन SFD। बट अगर लोड और BMD का रिलेशन देखेंगे तो वो 2 डिग्री से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, a prismatic beam fixed at both end carries uniformly distributed load. The ratio of bending moment at support
टू द बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन। बताना जरा, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। फिक्स ये वैसे कर रखा है हमने। बताना जरा। फिक्स बीम बोल रहा है ना, और लोड कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम, मैंने तुम्हें ढंग से बता रखा है, इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होता है, किसी को याद है? WL² बाय 12। WL² बाय 12 यही होता है ना। ये हमारी रिएक्शन है, ये W है, और ये लेंथ L है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, WL/2, WL/2, यही है ना। अब याद करो, इसका मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इसको देखो और इस ऊपर वाले को देखो, मतलब अलग अलग मैं ले सकता हूँ। मैं दो तरीके से इसको बना रहा हूँ साइड पे। एक तो मैं बना रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड, और ऊपर है यूडीएल। तो बताना इसका बीएमडी कैसे जाता था, ऐसा पैराबोलिक सा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट है, और मूवमेंट ऐसी बीम पे लग रहा है, तो इसका कैसे जाएगा, रेक्टेंगल। अब क्योंकि मूवमेंट मेरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा, और ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जब मैं इसके ऊपर इसको रख दूंगा तो मेरा रिजल्टेंट डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा ही आता था ना। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब याद करो, ये रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है तुम्हारा, WL²/12। ये वैल्यू कितना होता था, WL²/8। तो ये कितना है तुम्हारा, WL²/12। अभी मिडिल का चाहिए मुझे, तो ये पूरा कितना था, WL²/8। तो मैं क्या करूंगा, WL²/8 में से इसको माइनस कर दूंगा ना, ये रेक्टेंगल वाले को नीचे। तो ये कितना बचना चाहिए, देखो। अभी मैंने शायद किया था, WL²/8 माइनस WL²/12। 12 कितना ले, 24 ले ले। 3 WL² माइनस 2 WL²। तो कितना आ रहा है ये, WL²/24। तो ये आ रहा है भाई WL²/24। 24 था यार, ये लो। बस हो गया। कितना आया था, WL²/24। किसका रेशियो पूछा है तुमको, बताओ। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट। सपोर्ट पे कितना है, WL²/12। एंड एट द मिड स्पैन, मिड स्पैन पे कितना है। बस अब हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 24। काटो, कितना आ रहा है, 2। तो आंसर क्या होगा, 2। सिंपल। तो जिसको पता होगा वो इजीली कर लेगा। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें रिजल्ट तो ध्यान होने चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग मूवमेंट एंड द फ्लक्सुरल रिजिडिटी EI इज गिवन बाय, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन वालों ने तो आंसर देने बंद कर दिए हैं। क्या लग रहा है तुमको, बी है? हाँ, बी है। क्योंकि हमारा क्या होता है, M/I = σ/Y = E/R। तो इन्होंने रिलेशनशिप इसका इसका दिया है ना, तो ये बन जाएगा M = EI/R। तो इसमें तुम्हें कई बार ये भी पूछ सकता है कि M/EI अगर मैं लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 1/R। और 1/R क्या होता है तुम्हारा, कर्वेचर। और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा फिर, कर्वेचर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। If a cantilever beam carries uniformly distributed load over an entire length, then shape of the shear force diagram and bending moment diagram respectively। तो कैंटिलीवर बीम है, बताओ जरा जल्दी से, ऐसा है। यूडीएल ही है ना एंटायर लेंथ के ऊपर, कहाँ गया, यस, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो बताओ जरा सोच के, कौन बताएगा। अगर ये टोटल लेंथ के ऊपर लग रहा है W × L, तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएगी, WL। ये कितना आ जाएगा, WL²/2। इतना ही आता है ना। ये WL इंटेंसिटी है, L/2 पे लगेगा। ठीक है। तो देखो, ये इसका कैसा आता था, लीनियर। तो अगले वाले का क्या आ जाएगा फिर, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या अपने को। अब देखो, इसका क्या आएगा, लीनियर। ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है। इसकी इंटेंसिटी होगी WL, और इसकी होगी WL²/2। तो क्या बनेगा, ट्राइंगल और क्वाड्रिक पैराबोला।
1 डिग्री के बाद 2 डिग्री आता है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ट्राइंगल एंड क्वाड्रिक पैराबोला। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज इसका एक केस भी करवाया था मैंने तुम्हें, याद रखो। तुम्हें याद है मैंने एक केस तुम्हें करवाया था इस तरीके का। ऐसी बीम थी बट मैंने इसको बना दिया ओवरहैंग। और जब मैंने ओवरहैंग लगाया तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? पी पी। भाई ये दोनों तरफ सिमेट्रिकली है, L/2 ले लेते हैं, चलो इसको L ले लेते हैं। तो याद करो इसमें रिएक्शन कितना आएगा? जब ऊपर से पी पी लग रहा है और ये सिमेट्रिकली है दोनों, तो ये भी क्या होंगे? पी। SFD बनाओ इसका। ये कहाँ भेजेगा SFD को? नीचे। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? पी। यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा? पी। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट। ये कितना डिस्प्लेस करेगा? पी ऊपर। देन यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, फिर बना ये। तो ये नेगेटिव का था, पॉजिटिव का था। और अगर मुझे इसी के लिए बेंडिंग मोमेंट बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या आएगा? PL/2। ये तो जहां पे 0 होता है वहां पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है ना। तो ये देखो, इस वाले पोर्शन को देखो तुम ध्यान से, इस वाले पोर्शन को देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा इसमें कैसी बेंडिंग है? कांस्टेंट। और शियर फोर्स कैसा है? 0। तो अ पोर्शन बिटवीन टू सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग जब आपका क्या होगा? कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट होगा एंड 0 शियर फोर्स होगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और तुम वैल्यू निकाल भी सकते हो। मान लो ये P है ना, इधर मुझे यहाँ पे निकालना है मूवमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? P × L/2, PL/2। इधर से देखो, P × L/2, PL/2। बस, ठीक है। सारे शेयर फोर्स निकाले, ये निकाल रखे मैंने। कितनी इंटेंसिटी होती है? P। इधर से भी कितनी? P। अगला बताओ, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर है ना? सर्कुलर बताओ जल्दी से। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कितना होता है भाई? हाँ, वेरी गुड। कितना होता है? ये टाउ टाउ मैक्स ही पूछ रहा है ना? हाँ। टाउ मैक्स कितना होता है? 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। एवरेज का कितना होगा? 4/3 टाइम्स। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए कितना होता है? अगर रेक्टेंगल है तो इसके लिए जो मेरा ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कितना होता है? किसी को पता है? बिल्कुल, टाउ मैक्स उस टाइम पे होता है हमारा 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। अच्छा, अगर मेरा ट्राइंगुलर सेक्शन है भाई, ये लो, तो ट्राइंगुलर सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस इसकी कहाँ होगी? नीचे। मिड डेप्थ कहाँ होगी? कहीं ऊपर। और मैंने तुम्हें ढंग से बता रखा है कि मिड डेप्थ पे ही इसका क्या आता है? मैक्सिमम। कितना होता है मिड डेप्थ पे? टाउ मैक्स होता है इसका 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। और इसका न्यूट्रल एक्सिस पे जो टाउ होगा ये होता है 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है। तो सर्कल का पूछ सकता है, रेक्टेंगल का पूछ सकता है, ट्राइंगल का पूछ सकता है। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा H/2 होगा, जितनी भी हाइट होगी उसका आधा डिस्टेंस, वहीं पे मैक्सिमम होगा। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा? बी। लो, अब फ्लिस बीम कंसिस्ट ऑफ वुडन जॉइस्ट 150 wide and 300 deep, strengthened by steel plate 10 thick and 300 deep. On the side of the joist, the modulus of velocity of steel is 20 times of the wood, then the width equivalent of wooden section will be. देखो भाई ध्यान से सुनो, इधर क्या लगा हुआ है? स्टील। कितना थिकनेस का लगा हुआ है? 10 सेंटीमीटर है ना? ना mm में। में ही आंसर निकालेंगे। तो भाई ये लगा हुआ है स्टील इधर, ऐसे बोल रहा है ना हमको। कितना थिकनेस का है? 10। ये वुडन कितने का है? 150। ये कितना है? 10। और डेप्थ कितनी है इसकी? 300। तो हमें इक्विवेलेंट विड्थ निकालनी है। तो तुम्हें मॉडुलर रेशियो दे रखा है। मॉडुलर रेशियो क्या होता है? ES/EW। तो सिंपल सी बात है, एम कितना है तुम्हारा? 20। ठीक है। अब है कि नहीं है? मुझे इसको विड्थ में चेंज करना है। तो अगर स्टील की जगह मैं वुड लगाऊंगा
तो उसकी विड्थ कम आएगी ज्यादा आएगी, ऐसे तो सोच सकते हो ज्यादा आनी चाहिए। इक्विवेलेंट ऑफ वुड ही पूछा है ना उसने, वुडन सेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी से, सॉरी मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल ही है ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार। अगर मुझे बी डब्ल्यू बाई बी एस, तो ये हो जाएगा, होता है हमारा एम, याद है तुमको, निकाला हुआ है हमने ये। तो अगर बी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा तो 20 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, एम मल्टीप्लाई बाय बी एस, ठीक है। तो बस वुडन, ये स्टील वाला है, नई विड्थ बताओ कितनी हो जाएगी। 10 × 20, अरे 10 × 20, 20 टाइम्स कर दिया इसको, प्लस 150, प्लस इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 10 × 20 कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट विड्थ आ जाएगी तुम्हारी, इक्विवेलेंट बी क्या आ रहा है, 550। इसका आंसर क्या होगा, 550। क्या ही क्लियर है सबको, मॉडुलर रेशियो दे रखा है ना, बस हमको क्या करना है, चेंज करना है उसको। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तुमको ध्यान रखना। A beam of rectangular cross section of 100 mm wide, 200 mm deep, if subjected to shear force of 20 kilonewton, then the maximum shear stress in the section. ये तो काफी आसान है। बताना shear stress क्या होता है, shear force अपॉन एरिया ना। shear force बताओ कितना आ रहा है, 20 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज करो। एरिया क्या बन जाएगा तुम्हारा, 200 × 100, दो जीरो से दो जीरो गए, दो जीरो से गए दो जीरो, तो कितना आ रहा है, 2 × 1 = 2, 1 N/mm²। तो क्वेश्चन तुम्हें इसी तरीके का देगा, सिंपल है। आगे देखो, a beam of triangular cross section is placed with its base plate horizontal, the maximum shear stress intensity in the section will be, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कहां पे आता था, बोला था ना तुमको कहां पे आता है, h/2 पे, h/2 पे, यहां पे मैक्सिमम था, कितना था ये टाउ मैक्स, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है या नीचे है, न्यूट्रल एक्सिस कहां पे, ये है ना न्यूट्रल एक्सिस, ये तुम्हारी न्यूट्रल एक्सिस है। तो बताओ, ये बोला कि द बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन प्लेस विद बेस हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ सेक्शन विल बी एट द न्यूट्रल एक्सिस ना, एट द बेस बिल्कुल भी नहीं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है ना, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। For no torsion, the plane of bending should be parallel to the one of the principal axis, pass through the shear center of the section, pass through the neutral axis of the section, या फिर pass through the center of gravity of the section। कौन बोल रहा है, सी, सी उतार दूंगा मैं तुम्हारा, इसका क्या होगा, बी नहीं होगा। अरे तुम्हें कुछ दिन पहले ही तो बताया था, इफेक्टिव बेंडिंग चाहिए ना हमको यार, तो हम क्या करते थे, मुझे इफेक्टिव बेंडिंग के लिए हमेशा बेंडिंग होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो इसका तो सिमेट्रिकल होता है, तो सीजी और तुम्हारा शेयर सेंटर एक ही जगह पे होगा। लेकिन अगर कोई और सेक्शन हो गया जो सिमेट्रिकल नहीं होता अपने एक्सिस के अबाउट, तो वहां पे क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा भी लोड इधर उधर लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे ये सी सेक्शन है। अब इसमें ये प्योर बेंडिंग नहीं होगी, जबकि इसका सीजी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो मैंने जैसे ही लोड लगाया, ये सेक्शन क्या कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, ऐसा ऐसा रोटेट कर जाएगा, यानी इसमें बेंडिंग भी होगी और क्या होगा, ट्विस्टिंग भी होगी। तो ट्विस्टिंग नहीं चाहते हम, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बेंडिंग। तो हमारा जो रेक्टेंगल सेक्शन है उसका, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो सीजी और सीएस सेंटर दोनों एक ही जगह पे होते हैं। आई सेक्शन में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट देखो चाहे वाई एक्सिस के अबाउट देखो, तो इसका सीएस सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह होता है। बट अगर मैं चैनल सेक्शन को देखूं तो इसमें नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो है, वो किस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट, इसी पे लाई करेगा वो। लेकिन होगा कहाँ पे, क्या वाई यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ पे जी होता है आपका। इसका जो शेयर सेंटर होगा दैट विल बी यहाँ पे, शेयर सेंटर बाहर होता है, ठीक है। तो हमेशा अगर तुम्हें क्या चाहिए, प्योर बेंडिंग, तो शेयर सेंटर से लोड पास होना चाहिए। टू बीम
one of circular cross section and other square cross section having equal area of cross section is subjected to bending. तो ज्यादा बेटर कौन सा होगा? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, स्क्वायर विल बी मोर इकोनॉमिकल देन सर्कुलर वन। तुम्हें बताया था ना कि बेंडिंग में हमेशा हम क्या देखते हैं, बेंडिंग मूवमेंट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन क्या देखा जाता है? थोड़ी देर पहले बताया था तुमको, एम इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड। अब ये तो मेरे लिए क्या है, फिक्स है, सिग्मा वाई। तो डिपेंडेंसी किस पे है? जेड पे। जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा उसका बेंडिंग कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा। तो अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है, जेड किसका ज्यादा आएगा? जिसका आई ज्यादा होगा। तो आई सेक्शन का आई सबसे ज्यादा आएगा। किस एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस। ठीक है, फिर रेक्टेंगल सेक्शन का आएगा, फिर स्क्वायर सेक्शन का आएगा, और सबसे कम किसका आता है? सर्कल का। तो अगर मैं स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में देखूं तो जेड इसका मैक्सिमम होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो सबसे अच्छा बेंडिंग में कौन होगा? आई सेक्शन। पर एक चीज ध्यान रखना, इसका जो मैक्सिमम जो भी तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है? एक्स। तो लोड हमेशा कैसा लगना चाहिए? उसके परपेंडिकुलर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक। तो ये बताओ, ये तुम्हें पता है, स्लोप एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन एल विद द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन इज गिवन बाय। सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरी पे क्या है तुम्हारा? यूडीएल। बताओ जरा कितना होता है, किसी को याद है? किसी को याद है? थीटा ए कितना होता था हमारा, या थीटा बी, दोनों बराबर ही होते हैं। यहाँ पे क्या आता है? डेल्टा। तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी कितना होता था? डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 ई आई। और डेल्टा कितना होता था? 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 ई आई। तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे क्यूब? क्यूब सी है इसका आंसर, सही। If the length of simply supported beam carrying a concentrated load at center is doubled, the deflection at the center will be। बताना जरा, अगर पॉइंट लोड रहता था तो कितना होता था हमारा डिफ्लेक्शन सेंटर पे? किसी को याद है? ये डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ये डेल्टा कितना होता था? हैं? अरे रोटेशन कितना होता था? 16। ये दोनों थीटा होंगे ना, वो कितना होता था? पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। और डेल्टा कितना होता था? 48 होता था ना, पी एल क्यूब बाई 48 ई आई। अब ये क्या बोल रहा है कि क्या डबल करना है? लेंथ डबल करनी है। तो पहले एल थी, डबल कर दो, ये इसको डबल कर दो, 2l का क्यूब बाय 48 ई आई। तो पहले के कंपैरिजन में दूसरे को देखो कितना हो जाएगा। पी एल क्यूब अलग निकालो, 48 अलग निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय कितना? 8 हो जाएगा, 3 की पावर। तो कितना? 8 टाइम्स। तो तुम्हारा जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, तो जब लेंथ ज्यादा करोगे तो डिफ्लेक्ट भी ज्यादा होगा। कितना गुना ज्यादा होगा? 8 गुना ज्यादा। नेक्स्ट, बकलिंग लोड फॉर द कॉलम और गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या बोथ, या फिर क्या? सी। अरे किस पे डिपेंड करता था? सिलेंडरनेस रेशियो यार, ठीक है ना। जो जितना ज्यादा सिलेंडर, अरे तुम्हें लैम्डा पता नहीं था क्या होता है? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो तुम्हें याद होगा पी का फॉर्मूला जब मैंने बोला था तो क्या लिखा था? पाई स्क्वायर ई ए लेमडा का स्क्वायर। तो जो जितना ज्यादा सिलेंडर होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? उतनी ही कम। जो जितना कम सिलेंडर होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। लो लास्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग कॉलम हैज मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड जब दोनों एंड फिक्स्ड, दोनों both end are hinged, both end are fixed, one end is fixed and other is hinged,
एंड वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। कैलकुलेटर की जरूरत क्या है इसमें? अरे सीधा देखो यार, तुम क्या अभी बताओ ना, पीसीआर। बिल्कुल सही है। पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, आर मिनिमम को भी ऊपर लेके जाओ। मैं यहाँ पे एल इफेक्टिव लिख रहा हूँ, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, यानी तुम्हारा लोड का जो फॉर्मूला है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल इफेक्टिव। अब मुझे बताओ, जब दोनों तरफ हिंज होता है तो कितना होता है? एल होता है उस टाइम पे, एल होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? पीसीआर आ गया मेरा 1/L। ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारा एल इफेक्टिव एल के बराबर। दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो कितना होता है? L/2। तो L/2 रखो, तो दूसरे के लिए कितना आ जाएगा ऊपर? L/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये आएगा। अगले में देखो, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड, तो फिर क्या होता था? एल इफेक्टिव L/√2। √2 को करोगे तो फिर क्या आएगा? 2/L²। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है? 2। तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये तो बन जाएगा 1/4L², क्योंकि यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना होता है? 2L के बराबर होता है। तो देखो, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। ये किसके लिए थी? फिक्स्ड के लिए। तो देखो, सारे क्वेश्चन हो गए। तो कोशिश हमने यही की कि सब टॉपिक को टच करते करते हुए, तुमने देखा होगा कि सारे टॉपिक टच किए हमने। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, एसएफडी बीएमडी, शियर बेंडिंग की भी क्वेश्चन यूज की, देन कॉलम के भी क्वेश्चन किए, डिफ्लेक्शन के भी किए, और उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की तुमको। ठीक है, तो क्लियर है इतना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।